सभी को गुड मॉर्निंग। के विजन क्लासेज में सभी का स्वागत। और जो आज का जो पार्ट रहने वाला है वो कौन सा है भाई? देखो, हमने कार्बनिक पदार्थों के सारे के बारे में क्या की है, चर्चा की है। और जो आज का जो चैप्टर है वो क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। कौन से हैं अकार्बनिक पदार्थों के बारे में आज क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं। कौन से हैं अकार्बनिक पदार्थ? अकार्बनिक क्या है पदार्थ? देखो भाई कौन कौन है अकार्बनिक पदार्थ। क्या होते हैं? वह पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती, वो क्या होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। यानी कि उसमें कार्बन का कोई क्या नहीं होता है, अवशेष नहीं होता है, तो क्या होंगे अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थों में पहला हमारा क्या है, जल। क्या है? जल, H2O। क्या है भाई? जल। तो इधर देखो H2O के बारे में हम करते हैं चर्चा। इसमें क्या क्या हो सकते हैं कि शरीर में 67% पानी पाया जाता है। देखो, मानव शरीर में NCERT के डाटा हैं, ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में 67% जल पाया जाता है मानव शरीर में। अब देखो इधर देखो, एक मिनट, चलो क्वेश्चन करवाऊंगा वो मैं अभी नेक्स्ट। मानव शरीर में 67% जल पाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, शरीर में सर्वाधिक पानी मस्तिष्क कोशिकाओं में होता है। शरीर में सर्वाधिक पानी, शरीर में सर्वाधिक पानी ब्रेन सेल्स में होता है। क्या होता है? ब्रेन सेल में होता है, यानी कि मस्तिष्क कोशिका में होता है। किस में होता है? मस्तिष्क कोशिकाओं में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पानी होता है। लगभग कितना होता है? 95%। कितना होता है? 95% पानी किस में होता है? शरीर में सर्वाधिक पानी ब्रेन सेल, यानी कि जो मस्तिष्क कोशिकाएं होते हैं उसमें क्या होता है, 95% पानी होता है। सबसे कम पानी किस में होता है भाई? शरीर में सबसे कम पानी, शरीर में सबसे कम पानी, शरीर में सबसे कम पानी किस में होता है? दांत के इनेमल में। किस में होता है? दांत के इनेमल में। दांत के इनेमल में होता है। सभी को पता होगा कि इनेमल क्या है, दांत का जो ऊपरी भाग होता है, सफ़ेद सफ़ेद जो दिखाई देता है, सबसे कठोर पदार्थ है। मानव शरीर का सबसे कठोर जो पदार्थ है कौन है? दांत का इनेमल। तो देखो, शरीर में सबसे कम पानी दांत के इनेमल में होता है। किस में होता है? दांत के इनेमल में होता है। कितना होता है भाई? 5%। कितना होता है? 5%। देखो इधर देखेंगे सभी, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे 67% पानी है टोटल बॉडी में, तो कितना है? 67% पानी है। उस 67% का 95% पानी तो किस में मिलेगा? आपके मस्तिष्क कोशिकाओं में। किस में मिलेगा? मस्तिष्क कोशिकाओं में। उससे 67% का देखो अपने आप में, जैसे 67 है तो इस 67 का 95% कितना हो जाएगा? इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके 2 पॉइंटों के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो इतना जो पानी होगा वो किस में होगा? ब्रेन सेल में होगा। और इस 67 का जो 5% होता है, बचा हुआ 5 अपने आप बचेगा वो किस में होता है? दांत के इनेमल में। तो जो दांत का इनेमल होता है उसमें सबसे कम क्या होता है? पानी होता है। और सबसे ज़्यादा किस में होता है? ब्रेन सेल में होता है। किस में होता है? ब्रेन सेल में। फिर है कि जो H2O है सूक्ष्म मात्रिक पदार्थ होता है। क्या होता है? H2O। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा भाई, जल से जल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए साइंस में। जल सूक्ष्म मात्रिक पदार्थ है। कैसा है? सूक्ष्म मात्रिक पदार्थ है। H2O जल सूक्ष्म मात्रिक पदार्थ है। कैसा है? H2O जो होता है सूक्ष्म मात्रिक पदार्थ होता है। क्या कौन है? जल जो है एक सूक्ष्म मात्रिक पदार्थ है, यानी कि कुछ देर के लिए हमें क्या करता है, शरीर में क्या करता है, जल से ऊर्जा नहीं मिलती। ध्यान रखेंगे, जल से कोई प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है, ये ध्यान रखेंगे। ये एक सूक्ष्म मात्रिक पदार्थ है। दीर्घ मात्रिक कौन था भाई? वसा। कौन थी? वसा। दीर्घ मात्रिक क्या थी? पदार्थ था। अब देखो कि H2O सूक्ष्म मात्रिक पदार्थ होता है तथा उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तथा मेटाबॉलिज्म जो रेगुलेशन होता है, उपापचय क्रियाएं, उपापचय
उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। देखो इधर, जल सूक्ष्म मात्रिक पदार्थ है तथा उपापचय क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। क्या करता है, उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में जिम्मेदार है। देखो क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक है। क्या है, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। अब देखो, जो उत्सर्जन होता है उसमें भी जल की भूमिका होती है, और जो पसीना आता है ये भी क्या है, एक अपशिष्ट है। क्या है भाई, अपशिष्ट है। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, जल करता है। कौन करता है, जल करता है। फिर है कि ताप नियंत्रण का कार्य करता है। क्या होता है, मानव शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। मानव शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। अब देखो, हमारे अंदर जो जल है, हमारे अंदर नहीं, सभी जीव जंतुओं में जो जल क्या काम करता है, ताप का नियंत्रण करता है। लेकिन जो कुत्ता होता है, शेर है, ये जब बैठ जाते हैं तो जीभ से अपने ताप को क्या करते हैं, नियंत्रण में करते हैं। यानी कि हमेशा इनकी जीभ क्या होती है, हिलती रहती है। तो हम इस क्वेश्चन आ सकता है कि कुत्ते व शेर में जो जीभ होती है किसका काम करती है, ताप के नियंत्रण का क्या करती है, काम करती है। तो मानव शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है, जल करता है। कौन करता है, जल करता है। फिर देखो नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये और क्या करता है भाई, पानी की कमी से निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन होता है। पानी की कमी से शरीर में क्या होता है, पानी की कमी से शरीर में पानी की कमी से निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण, इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो आपसे पूछेगा पानी की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, डिहाइड्रेशन या फिर निर्जलीकरण की समस्या हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और जो होती है, कई बार तो क्या होता है, पानी की कमी आने से हमें ORS का घोल पिलाया जाता है, जिससे शरीर में फिर से क्या हो भाई, वो क्या हो जाएं, जो तत्व हैं वो बन सके। या फिर क्या करते हैं डॉक्टर साहब, वो जो बोतल होती है उसको क्या करते हैं, शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से या फिर कैसे भी करके उसको शरीर में क्या करते हैं, उसको डालते हैं। तो पानी की कमी से निर्जलीकरण होता है। क्या होता है, निर्जलीकरण होता है। फिर देखो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन से 0 डिग्री से, सॉरी किससे, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने पर, पानी को गर्म करने पर क्या होता है, गर्म करने पर पहले इसके आयतन में क्या होती है, कमी, और बाद में क्या हो जाती है, वृद्धि। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने पर पहले आयतन में कमी होगी, तथा बाद में वृद्धि होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पे बर्फ़ होता है ना, तो बर्फ़ से अगर हम उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने पर पहले आयतन में कमी आती है, पहले आयतन में क्या होता है, कमी आती है, तथा बाद में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, आयतन में बाद में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट बिंदु देखो, जल के बारे में क्या हो सकता है, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। कितना होता है, न्यूनतम होता है।
जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। क्या होता है भाई, 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। कितने डिग्री पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। फिर देखो 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है तो पीला फास्फोरस को जल में रखा जाता है। ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। ध्यान देंगे, लाल फास्फोरस से क्या बनती है, चूहों की दवाई बनती है। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। दिया सलाई की जो तिल्ली होती है उसकी किससे बनती है, लाल फास्फोरस से। अब देखो नेक्स्ट जो है वो क्या है, ये हमारे क्या होते हैं, जल के कार्य। देखो किसके कार्य हो गए, जल के। फिर है भाई इसमें और क्या हो सकता है, एक होता है एमटीक्यू। जल दो प्रकार का होता है। क्या होता है, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। उसको हम नेक्स्ट किसी पार्ट में देखेंगे क्या होता है। जब साबुन पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री के अंदर, जब साबुन के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कठोर जल और मृदु जल के बारे में वहाँ की चर्चा कर लेंगे। ये हो गया आपका क्या जल। क्या हो गया भाई, जल के बारे में क्या हो गई, चर्चा हो गई। अब देखो क्या होता है कि ये तो आपके जल के बारे में क्या हो गई, चर्चा। आपने देखा होगा कि जो पाइप होते हैं, आप ध्यान देंगे इधर, आपसे क्वेश्चन है मेरा एक। देखो इधर क्या होता है, ये कोई पाइप है, इसमें पानी भरा है और रात को सर्दी तेज़ पड़ गई। क्या हो गई, रात को सर्दी तेज़ पड़ जाने से ये पाइप फट क्यों जाता है। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ कि पानी से क्या होगा भाई, पानी से, किससे, पानी से या फिर लिख सकते हैं जल से बर्फ़ बनने पर आयतन क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, अरे भाई देखो बोलना नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए। पहले से पानी था पाइप में, अब वो जैसे ही पानी से बर्फ़ बनता है तो वो पाइप सुबह, अब हम उसको देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है, फट जाता है। क्यों फट जाता है, क्योंकि इस पानी को जब बर्फ़ बना तो इसका आयतन बढ़ा, और आयतन बढ़ा तो क्या हो गया, इसको, इसका जो कंप्रेसिबिलिटी है, इसकी जो बढ़ने की जो ये क्षमता है, इसको नष्ट करके क्या कर लेता है, फाड़ देता है। उसी तरह फ्रिज के अंदर बोतल रखते हैं, क्या करते हैं, फ्रिज में जो बोतल होती हैं उसमें भी क्या होता है, फ्रिज में रखी बोतल भी क्या होती हैं, उसको थोड़ा सा क्या रखते हैं हम, नीचे रखते हैं पानी को। देखो फुल नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, बोतल फट सकती है। क्यों फट सकती है भाई, कि बर्फ़ यानी कि जल से बर्फ़ बनेगी तो उसका आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, बोतल फट जाएगी। इस कारण से क्या करते हैं, थोड़ा कम रखते हैं, यानी कि बोतल को फुल नहीं भरते हैं, और फुल नहीं भरेंगे तो क्या होगी, ये फटेगी नहीं। ये क्या होता है, या फिर ऐसे करके देख लो, फ्रिज में आप एक गिलास लो और गिलास को फुल पानी से भर के रख दो। जब वो बर्फ़ बनेगी तो इस जो ऊपर का जो किनारा है, इससे उठी हुई बर्फ़ आपको मिलेगी। क्या मिलेगी, उठी हुई बर्फ़ मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जल से बर्फ़ बनने पर उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखो नेक्स्ट, ध्यान देंगे, जल क्या है, एक अकार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, जल एक अकार्बनिक पदार्थ है। मानव शरीर में 67% जल पाया जाता है। शरीर में सर्वाधिक पानी ब्रेन कोशिका यानी मस्तिष्क कोशिकाओं में होता है, 95%। शरीर में सबसे कम पानी दांत के एनेमल में होता है, 5%। H2O सूक्ष्म मात्रिक पदार्थ है तथा उपापचय क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं उसका क्या करता है, नियंत्रण करता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है, जल करता है। मानव शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। पानी की कमी से शरीर में निर्जलीकरण की समस्या हो जाती है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करते हैं तो पहले पानी का आयतन कम होता है तथा बाद में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। और पीले फास्फोरस को किस में रखते हैं, जल में रखते हैं। किस में रखते हैं, जल में रखते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, खनिज लवण। कौन सा है, खनिज लवण। अब देखो भाई खनिज लवण के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ये तो हो गई आपकी जल के बारे में चर्चा। किसके बारे में हो गई, जल के बारे में क्या हो गई, चर्चा। अब देखो होता क्या है, जैसे आपसे पूछे, प्रश्न आता है बहुत बार,
प्लाज्मा में जल कितना होता है? 90 से 92। गलत नहीं करना है। प्लाज्मा में जल कितना होता है? 90 से 92%। मानव शरीर में कितना हो गया? 67%। कितना हो गया? 67%। कितना हो गया? 67%। इस 67% में कितना हो गया? ब्रेन में कितना हो गया? 95%। और 5 किस में हो गया? दांत के इनेमल में। किस में हो गया? दांत के इनेमल में। तो ऐसे ध्यान रखेंगे। हाँ, हो सकता है आपको अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं मिलता है, 90 से 92 नहीं मिलता है। जैसे क्वेश्चन है, देखो इधर क्वेश्चन ऐसे आ गया, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। जैसे ये ऑप्शन है भाई आपके पास 50%, 90%, 50%, 90%, 120%, 5%। तो वहाँ आंसर क्या मारेंगे हम? ये आंसर लगेगा, क्या लगेगा? ए। अब देखो, अगर ऑप्शन आपके पास दूसरा ये आता है, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखो, 67%, 90%, 120% और 5%। तब आंसर क्या होगा? 67%। क्या होगा? 67%। यानी कि एनसीईआरटी में डाटा दे रखा है कि मानव शरीर में जल कितना होता है? 67%। कितना होता है? 67% कितना होता है? जल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव मूत्र में जल कितना होता है? मानव मूत्र में जल कितना होता है? मानव मूत्र में जल कितना होता है? 90 से 92%। कितना होता है? 90 से 92% क्या होता है? मानव मूत्र में जल होता है। ये ध्यान रखेंगे। 90 से 92 क्या होता है? जल होता है। पढ़ाएंगे आगे, देखेंगे। जस्ट अभी देखो, अभी खनिज लवण क्या है? खनिज लवण। अब देखो भाई, खनिज लवण के बारे में हम देखते हैं। खनिज लवण, देखो खनिज लवण क्या होते हैं? शरीर में कुल 34 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। क्या होते हैं? शरीर में कुल 34 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? 34 प्रकार के। कितने होते हैं भाई? 34 प्रकार के तत्व शरीर में पाए जाते हैं। फिर क्या होता है कि जिनमें से 13 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। कितने होते हैं? जिनमें से 13 तत्व क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। पीछे पढ़ चुके हैं, 13 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान आ गया होगा, पीछे पढ़ चुके हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। देखो पीछे कहाँ पढ़े थे, इधर देखना। मैंने आपको बताया था कि शरीर में जो पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं वो कितने होते हैं? 13। फिर हम पढ़े थे कि कैल्शियम प्लस प्लस ये भी क्या करती है? शरीर में क्या करती है? लोहे की कमी के जो हम पढ़े थे किसमें? प्रतिस्कंदक पदार्थों में। किसमें पढ़े थे? प्रतिस्कंदक पदार्थों में। जैसे पेप्सिन एंजाइम था, पेप्सिन एंजाइम, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, ये बहुत सारे हम पीछे बात कर चुके हैं। इनकी क्या कर चुके हैं? पीछे बात कर चुके हैं। तो याद क्या रखना है कि जो खनिज लवण होते हैं वो 34 प्रकार के होते हैं। कुल 34 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 13 क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? महत्वपूर्ण। देखो पहला क्या है? आयरन। क्या है भाई? Fe। क्या है? Fe, आयरन। देखो इसकी कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अब देखो इसके स्रोत क्या हो सकते हैं? मनुष्य आयरन को किस किस माध्यम से अपने शरीर में लेता है? तो देखो क्या होता है? शुद्ध गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, शुद्ध गुड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार क्या हो गई? सब्जियां। क्या होती हैं हरी पत्तेदार सब्जियां? सेव, ईटीसी। तो इन माध्यम से देखो किस किस से? हरी पत्तेदार सब्जियां। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पालक में होता है। किस में होता है?
पालक में। तो जो आयरन होता है शरीर में सबसे ज़्यादा किस में लेते हैं हम? आयरन किस में लेते हैं? पालक में। किस में लेते हैं? सब्जियों में। तो कौन है? पालक। और मीठा जो होता है सबसे ज़्यादा, उसमें गुड़ में कौन होता है? आयरन होता है। कौन होता है? आयरन होता है। उसी तरह सेव में भी क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है भाई? आयरन होता है। फिर है कि इसका लैटिन नाम क्या होता है? इसका एफी का लैटिन नाम क्या है? पर्सन पूछ सकता है एफी का लैटिन नेम क्या है? एफी का जो लैटिन नेम है वो क्या होता है? फेरस। क्या होता है? फेरस। ध्यान देंगे, शरीर में जो लोहा होता है वो किस रूप में पाया जाता है? फेरस के रूप में। ऐसे मिलेगा, देखो क्वेश्चन है एक, जैसे आपसे क्वेश्चन करवाते हैं एक, मानव शरीर में आयरन होता है, मानव शरीर में आयरन होता है। ये ऑप्शन मिलेगा आपको Fe2, Fe2, Fe3, Fe। और क्या मिल सकता है भाई? फेरस ऑक्साइड, Fe नॉन। क्या होगा? कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? Fe2। ध्यान रखेंगे Fe2 यानी कि फेरस क्या होता है? Fe2 क्या होता है? Fe2। ये क्या होता है? Fe3 फेरिक होता है। क्या होता है? फेरिक। ये फेरस है, ये क्या होता है? फेरिस। क्या होता है? फेरिस। तो ये इस अवस्था में होता है। इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, मानव शरीर में आयरन होता है Fe2 में। किस में होता है? Fe2 में होता है। फिर देखो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में फेरस में होता है। किस में होता है? लैटिन नाम क्या है इसका? फेरम या फेरस। फेरम भी होता है। क्या लिख सकते हैं? फेरम। फिर देखो क्या होता है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है कि कौन होता है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है Hb। कौन है? हीमोग्लोबिन। ध्यान रखेंगे Hb कौन है? पीछे बहुत बार आ गया। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन है? आयरन। मुख्य घटक है कौन है? आयरन। ठीक है ना? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन हो गया? आयरन। फिर देखो इसकी कमी से क्या होता है? Fe की कमी से एनीमिया रोग होता है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? लोहमयता। क्या बोल सकते हैं? लोहमयता। इसकी कमी से कौन सा होता है? लोहमयता। किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से। फिर अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो भी क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी है तो भी क्या है? एनीमिया रोग है। और आयरन की कमी हो रही है तो भी कौन सा रोग है? एनीमिया यानी कि लोहमयता। अब देखो क्या है कि जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन में 574 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। ध्यान दे इधर, हीमोग्लोबिन में 574 एमिनो अम्ल। हीमोग्लोबिन में 574 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन की गणना हीमोग्लोबिनोमीटर से करते हैं। हीमोग्लोबिन की गणना हीमोग्लोबो क्या होता है? हीमोग्लोबिनोमीटर। देखो हीमोग्लोबिन की गणना किससे करते हैं? हीमोग्लोबिनोमीटर। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिनोमीटर से इसकी क्या करते हैं? गणना करते हैं। क्या करते हैं भाई? गणना करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट जो है आयरन हो गया। अब देखो नेक्स्ट जो है क्या है? आयोडीन। कौन है? आयोडीन। दूसरा कौन सा है? आयोडीन। दूसरा कौन सा है? आयोडीन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है आयोडीन से। आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से रोग कौन सा होता है? गलगंड, ग्वाइटर। क्या बोलते हैं भाई? गलगंड या ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? गलगंड, या क्या बोल सकते हैं इसको? गलघोटू। और क्या हो सकता है? गलघोटू। और क्या हो सकता है? घेंगा। और क्या बोलते हैं इसको? ग्वाइटर। क्या बोलते हैं?
ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर क्या होता है? सिंपल ग्वाइटर, देखो इधर, यहीं से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड, गलगोटू, घेंगा, सिंपल ग्वाइटर। क्या होता है? सिंपल ग्वाइटर, यानी कि इसको और क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। फिर ऐसी इसकी मात्रा NaCl में क्या होती है? NaCl में क्या बोलते हैं? आयोडीन की NaCl में मात्रा, NaCl में मात्रा टेबल साल्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? टेबल साल्ट होती है। देखो इसकी मात्रा जो NaCl में है वो टेबल साल्ट कहलाती है। देखो NaCl में जो आयोडीन होता है वो कौन सा होता है? टेबल साल्ट। कौन सा होता है? टेबल साल्ट। फिर है कि प्रतिदिन 100 से 100 मिलीग्राम। देखो प्रतिदिन, प्रतिदिन कितना लेना चाहिए? प्रतिदिन 100 से 120, कितना? 100 से 100 मिलीग्राम आयोडीन, 100 से 120 मिलीग्राम आयोडीन क्या करना चाहिए? आवश्यक होता है मनुष्य के लिए। प्रतिदिन के लिए कितना? 100 से 120, ध्यान देंगे, 100 से 120 मिलीग्राम आयोडीन आवश्यक है प्रतिदिन मनुष्य के लिए। प्रतिदिन मनुष्य के लिए 100 से 120 मिलीग्राम आयोडीन आवश्यक होता है। फिर से बोल रहा हूँ, 100 से 120 कितना है? 100 से 120। पीछे हम पढ़ चुके हैं कितना हीमोग्लोबिन चाहिए मनुष्य को। मानव में कितना होता है? कितना होता है? 14 से 16। कितना होता है? 14 से 16। जबकि महिला में कितना था? 12 से 14। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है हीमोग्लोबिन वाला। अब देखो, एक 100 से 120 मिलीग्राम आयोडीन आवश्यक होता है किसके लिए? साधारण मनुष्य के लिए ये आवश्यक होता है। फिर है कि इसके जो स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं? देखो इसके जो स्रोत होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? वो देखते हैं, मछली, नमक और सिंगाड़े। मछली, नमक व सिंगाड़े क्या होते हैं? सिंगाड़े क्या होते हैं? सिंगाड़े क्या होते हैं? सिंगाड़े, सॉरी, मछली, नमक और सिंगाड़े होते हैं। अब देखो ये जो रोग होता है ये लगभग ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है। तो लिख सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में या पर्वतीय इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है। देखो आपने एक चीज़ देखी होगी, नोट किया होगा, तो जो पहाड़ पे जो लोग रहते हैं उनका जो चेहरा होता है बिल्कुल लाल होता है। क्या होता है? बिल्कुल लाल होता है। वो लाल क्यों होता है भाई? वो इसलिए नहीं होता है कि इसे रोग की वजह से, नहीं। हम पढ़ चुके हैं कि जो सॉरी RBC जो होती है वो हाइट पे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो उन लोगों में RBC की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। और WBC की संख्या उनमें क्या होती है? कम होती है, थोड़ी कम होती है। इसलिए उनका जो चेहरा होता है बिल्कुल क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। लगभग लोगों का जो चेहरा है वो लाल होता है। तो ये क्या हो गया आपका? आयोडीन। क्या हो गया? आयोडीन। अब देखो इसमें अगर नोट डाल के लिखें तो लिख सकते हैं कि J&K यानी कि जम्मू कश्मीर और क्या है? हिमाचल प्रदेश के भागों में, हिमाचल प्रदेश के भागों में क्या होता है? हिमाचल प्रदेश के भागों में घेंगा क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र के भागों को घेंगा क्षेत्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये हाइट पे है भाई। इसका मतलब क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ बहुत हैं और हिमाचल में भी पहाड़ बहुत हैं। इसलिए ये जो क्षेत्र है, इनका प्रदेश है, वो किस नाम से जानता है? घेंगा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर है कि जो आयोडीन 131 होता है, क्या होता है? आयोडीन 131 अभी देख लेते हैं नेक्स्ट इसमें। ग्रंथि भी इससे प्रभावित होती है। कौन सी होती है? गले में जो ग्रंथि होती है वो क्या होती है? इससे प्रभावित होती है। तो देखो क्या होता है, आयोडीन एक तो समस्थानिक कौन सा है? आयोडीन 131। देखो क्या है आयोडीन 131 में होता क्या है? ये एक समस्थानिक का यूज है। किसका है? आयोडीन 131 का जो उपयोग है वो किस में होता है? आयोडीन 131 एक समस्थानिक है किसका? आयोडीन का। तो इसका जो उपयोग हो किस में होता है? थायराइड ग्रंथि के उपचार में। थायराइड ग्रंथि के उपचार में।
तो ये क्या हो गया भाई, थायराइड ग्रंथि के उपचार में किसका उपयोग करते हैं, आयोडीन 131 का। किसका, आयोडीन 131 का। देखो क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है, थायराइड ग्रंथि जानी जाती है आयोडीन की वजह से। किसकी वजह से, आयोडीन की वजह से। आपने देखा होगा कि जो हम बोलते हैं यहाँ पे जो ये सूजन हो जाता है गले में, जिसको हम हमारी गाँव की भाषा में बोलते हैं क्या हो गई, कनफेड़ हो गई। क्या हो गई, कनफेड़। वही क्या है, गलघोटू रोग है, ग्वाइटर रोग है, यानी कि श्वास नली का फूल जाना, ये क्या है, गलगंड रोग है। ये हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है, इससे जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसका स्त्रावण कम हो जाता है इस वजह से, या फिर बढ़ जाता है। दोनों में से क्या होता है, या तो कम होगा या फिर बढ़ेगा, यानी कि बैलेंस बिगड़ जाता है। इस कारण से यहाँ क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, और सूजन की वजह से क्या होता है, आयोडीन 131 इसका उपयोग करते हैं। फिर देखो क्या है कि कैल्शियम एवं फास्फोरस, दूसरा लिखो खनिज लवणों में, तो चौथा है, ये कौन सा है, चौथा। ये तीसरा था कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम, कैल्शियम व फास्फोरस, कैल्शियम व फास्फोरस। अब इसमें क्या होता है भाई, देखो एक क्या है कैल्शियम, एक क्या है फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही हड्डियों एवं दांतों के लिए आवश्यक है। किसके लिए हैं, हड्डी और दांतों के लिए आवश्यक है, हड्डी व दांतों के लिए आवश्यक। हड्डी व दांतों के लिए क्या होते हैं, मजबूत बनाते हैं, हड्डी व दांतों को मजबूत बनाते हैं। आपसे पूछ सकता है हड्डी व दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम व फास्फोरस के बने होते हैं, हड्डी व दांतों को मजबूत बनाते हैं। नोट डाल के लिखेंगे, रात्रि के समय, रात्रि के समय शमशान घाट में, रात्रि के समय शमशान घाट में व्यक्ति को जलाकर आ जाने के बाद, व्यक्ति को जलाकर आ जाने के बाद आ जाने के बाद आग से, आग से चमकते अंगारे, चमकते अंगारे किसकी वजह से दिखाई देते हैं, किसकी वजह से दिखाई देते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, फास्फोरस। क्या हो जाएगा, फास्फोरस। ध्यान रखेंगे सभी। अगर आपने कहीं भी शमशान घाट में मुर्दों को जलाते हुए देखा होगा, तो उनसे जो आग के जो चमक के जो बाहर निकलते हैं, वो किसकी वजह से होता है, फास्फोरस की वजह से। या फिर जैसे ही शमशान घाट में व्यक्ति को जला दिया जाता है, तो आग के अंगारों में जो चमक पैदा होती है, तो उससे जो चमक निकलती है बाहर, वो किसकी वजह से निकलती है, फास्फोरस से। चमक के जो अंगारे बाहर आते हैं, वो फास्फोरस की वजह से बाहर आते हैं। फिर देखो कैल्शियम की कमी से क्या होता है, यहीं पे देख लेते हैं। कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है भाई, कैल्शियम की कमी से और अधिकता से। कैल्शियम की कमी से होता है हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया। कौन सा होता है, हाइपोकैल्सीमिया। और अधिकता से कौन सा होता है, ये तो किससे हो गया, कमी से। और एक क्या होता है, कैल्शियम की अधिकता से। किससे, अधिकता से। तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिकता से हाइपर। इसमें हाइपो होता है, इसमें क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया। तो इसमें ध्यान रखने लायक बात क्या है, एक तो हाइपो, एक क्या है, हाइपर। तो हाइपर तो क्या होता है, अधिकता, और हाइपो क्या होता है, कमी। क्या होता है, कमी। तो ये क्या है, कैल्शियम की कमी और अधिकता से रोग होता है। नेक्स्ट देखो, चुकंदर का चुकंदर का लाल रंग क्यों होता है, चुकंदर का लाल रंग क्यों होता है भाई, विटामिन के कारण। किसके कारण, विटामिन के कारण। चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण होता है। फिर है टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग
ये क्यों होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। किसके कारण होता है? लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण क्या होता है? टमाटर का लाल रंग होता है। फिर है कि जो हल्दी होती है उसका पीला रंग क्यों होता है? हल्दी का पीला रंग कैसा होता है? हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है भाई? हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन। किसके कारण होता है? करक्यूमिन। करक्यूमिन क्या होता है? करक्यूमिन या फिर कुकुरमिन। क्या होता है? करक्यूमिन या कुकुरमिन। देखो ध्यान देंगे, चुकंदर का लाल या फिर जैसे गुलाबी गुलाबी रंग होता है, चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। हल्दी का पीला रंग होता है करक्यूमिन के कारण। किसके कारण होता है? करक्यूमिन के कारण। अब अगर आप लिखें तो जो गाजर होती है उसका रंग लाल क्यों होता है? विटामिन के कारण। किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। ये भी किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। फिर देखो जो प्रतिऑक्सी कारक होते हैं उसके बारे में अब हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। देखो इधर क्या होते हैं भाई? प्रतिकारक। क्या होते हैं? प्रतिकारक। एंटीऑक्सीडेंट। प्रतिकारक क्या होते हैं? प्रतिकारक, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट यानी कि प्रतिकारक। ये प्रतिकारक होते क्या हैं? यानी किसी के प्रति लड़ना क्या है? प्रतिकारक। क्या है? प्रतिकारक। तो क्या होते हैं कि अप्राकृतिक भोजन खाने से ऐसे कुछ मूल तत्वों का निर्माण होता है जिससे ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जिससे चेहरे पर क्या होते हैं? झुर्रियाँ यूँ धब्बे होने लगते हैं। देखो अप्राकृतिक भोजन लिखेंगे, अप्राकृतिक अप्राकृतिक भोजन, अप्राकृतिक भोजन खाने से, अप्राकृतिक भोजन खाने से, अप्राकृतिक भोजन खाने से ऐसे कुछ मूल तत्वों का निर्माण होता है। खाने से ऐसे कुछ मूल तत्वों का निर्माण होता है जिनसे क्या होता है? जिससे ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऑक्सीकरण होता है। देखो क्या होता है कि जैसे अप्राकृतिक, प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक कुछ ऐसे तत्व मनुष्य खा लेता है जिससे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है तो देखो जिससे चेहरे पर झुर्रियाँ, जिससे जिससे चेहरे पर जिससे चेहरे पर झुर्रियाँ, चेहरे पर क्या हो जाती हैं? झुर्रियाँ हो जाती है, जिससे चेहरे पर झुर्रियाँ हुए धब्बे होने लगते हैं। झुर्रियाँ एवं धब्बे होने लगते हैं, झुर्रियाँ एवं धब्बे होने लगते हैं। तो देखो अप्राकृतिक भोजन खाने से कुछ मूल तत्वों का शरीर में जाने से ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होने से चेहरे पर क्या हो जाते हैं? झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तथा चेहरे पर क्या दिखाई देने लगते हैं? धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो ये क्या होता है? अर्थात समय से पहले क्या होता है? बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, धब्बे होने लगते हैं, तथा समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। देखो भाई क्या होता है, जैसे एक साधारण मनुष्य है जो किसी प्रतिऑक्सीकारक यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का क्या नहीं करता है? सेवन नहीं करता है, यानी कि जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है उनका सेवन नहीं करता है, सिर्फ शुद्ध और ताज़ा भोजन खाता है। लेकिन एक मनुष्य है जो रोज़ाना शराब पीता है, बीड़ी पीता है, यानी कि तंबाकू का सेवन करता है, तो वो क्या होता है कि अप्राकृतिक स्रोत होते हुए हमारे शरीर में ऑक्सीकरण का निर्माण होता है, जिससे चेहरे पर झुर्रियाँ हो जाती हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, और उसमें जो बुढ़ापा जो आना था उससे पहले ही बुढ़ापा उसमें दिखने लगता है। फिर क्या होता है इसमें कि बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इनके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए
दिखाई देने लगते हैं। इनके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, इनके ऑक्सीकरण को, इनके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, इनके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए क्या करते हैं? इनके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों की, प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों की, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों की, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों की, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों की क्या करते हैं? प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है। देखो क्या है, इनके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों के उदाहरण देखो। प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों के उदाहरण, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों के उदाहरण, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन किससे बनेगा? प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ कौन से हैं? विटामिन ए, ई, सी कौन कौन से हैं? विटामिन ए, ई और सी। विटामिन ए, ई और सी क्या है भाई? प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ है। क्या है? प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ हैं। फिर कौन है? सेलेनियम। क्या है? सेलेनियम। कौन है? सेलेनियम। कौन सा होता है? सेलेनियम। और क्या हो सकता है? सेलेनियम क्या होता है? मछली व अंडों से प्राप्त होता है। किससे होता है? मछली व अंडों से। मछली व अंडों से प्राप्त होता है। मछली व अंडों से प्राप्त कौन होता है? सेलेनियम। जो तीसरा है वो कौन होगा भाई? देखो ग्लूटेन। क्या होगा? ग्लूटेन। क्या होता है? ग्लूटेन। ये ग्लूटेन किससे मिलता है? टमाटर में तरबूज से। किससे? टमाटर में, टमाटर में तरबूज से। टमाटर और तरबूज से क्या मिलता है? ग्लूटेन। क्या मिलता है? ग्लूटेन टमाटर और तरबूज से मिलता है। फिर देखो भाई क्या होता है कि एक अवस्था होती है, उस हिसाब से हमें क्या मिलना चाहिए? प्रोटीन्स मिलने चाहिए। उनसे किलो कैलोरी किस रूप में मिलता है, किस अवस्था में कितना मिलना चाहिए। तो ये तो आपको याद रखना है कि इनके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ होते कौन कौन है? विटामिन ए, ई, सी। प्रति, ये तो क्या है? देखो ये क्या है? प्रतिऑक्सीकारक। यह है प्रतिकारक। ध्यान देंगे ये क्या है? प्रतिकारक। एंटीऑक्सीडेंट। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। तो ये तो क्या है? प्रतिऑक्सीकारक। और वो क्या है? प्रतिकारक। क्या है? प्रतिकारक। प्रतिऑक्सीकारक। ये भी क्या है भाई? प्रतिऑक्सीकारक। लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे प्रतिकारक नहीं, प्रतिऑक्सीकारक। क्या है? प्रतिऑक्सीकारक। ये भी क्या है? प्रतिऑक्सीकारक। तो इन प्रतिऑक्सीकारक को रोकने के लिए हमें पदार्थों की किस किस की आवश्यकता है? विटामिन ए, सी। सेलेनियम मछली के अंडों से प्राप्त होता है। ग्लूटेन टमाटर से प्राप्त होता है। और तरबूज से हमें प्राप्त होता है। अब देखो भाई क्या है, एक अवस्था होती है, एक ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता। देखो इधर, एक तो क्या होगी? अवस्था। एक तो क्या होगी? अवस्था। एक क्या होगी? ऊर्जा की आवश्यकता। ऊर्जा की आवश्यकता। देखो इधर, एक तो ऊर्जा की आवश्यकता किसमें? किलो कैलोरी में। किसमें? किलो कैलोरी में। ध्यान देंगे ये चीज़ विशेष, किलो कैलोरी में। सबसे पहले देखो शिशु अवस्था। क्या होती है? शिशु अवस्था। शिशु अवस्था। दूसरी कौन सी है? शिशु अवस्था 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से कम। फिर क्या होगा भाई? 1 वर्ष से कम। फिर है बच्चा 1 से 5 वर्ष। बच्चा 1 से 5 वर्ष। फिर क्या है? फिर से है बच्चा, इसकी उम्र क्या है? 5 से 13 वर्ष।
फिर नेक्स्ट क्या है, बॉयस, इसकी उम्र कितनी है, बॉयस लड़के की 13 से 18। फिर क्या है, सामान्य कार्य में, सामान्य कार्य में किसमें, सामान्य कार्य में मनुष्य, सामान्य मनुष्य में, सामान्य मनुष्य में। फिर क्या है, कठिन कार्य में, कठिन कार्य में। नेक्स्ट क्या है, सामान्य कार्य, कठिन कार्य, सामान्य कार्य महिला में, ये तो किस में हो जाएगा, सामान्य कार्य नर में, ये सामान्य कार्य महिला में। फिर क्या है, कठिन कार्य महिला में, कठिन कार्य महिला में। फिर कौन है भाई, नेक्स्ट फिर लिख लेंगे, उधर नोट डाल के लिखेंगे, लिखो तो लिख लो, गर्भवती महिला, गर्भवती महिला कौन है, गर्भवती महिला। फिर कौन है, गर्भवती महिला। फिर क्या है, स्तनपान कराने वाली महिला, स्तनपान कराने वाली महिला। देखो इधर, अब देखो, होता क्या है, यहाँ से बहुत बार जो क्वेश्चन पहुँचता है वो क्या पूछता है उसके बारे में देखो भाई। पहले तो मोस्ट कौन से हैं, एक तो ये है गर्भवती महिला, और है शिशु अवस्था, कठिन कार्य में। बस इतना ही देता है, नए नर देगा नए पुरुष देगा, अगर देगा तो हम देख लेते हैं अभी। अब शिशु अवस्था में कितनी चाहिए, कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए भाई, 1000 किलो कैलोरी। कितनी चाहिए, 1000 किलो कैलोरी। देखो 1000 किलो कैलोरी किसको चाहिए, शिशु अवस्था में, किसको, शिशु अवस्था में 1000 किलो कैलोरी उसको आवश्यक होती है। फिर है बच्चे में 1 से 5 वर्ष में, 1 से 1 वर्ष के बच्चे में, किस में, 1 वर्ष के बच्चे में क्या हो सकती है, उसमें भी कितनी चाहिए, 1000 किलो कैलोरी। क्या होती है, 1000 किलो कैलोरी। देखो इस शिशु अवस्था को क्या बोल सकते हैं, 1 वर्ष तक के बच्चे को क्या बोल सकते हैं, शिशु अवस्था। क्या बोलते हैं, शिशु अवस्था। तो उसमें भी क्या होता है, 1000 किलो कैलोरी। फिर होता है 1 से 5 वर्ष में कितना होता है, 1350 किलो कैलोरी। कितना होता है, 1350 किलो कैलोरी। फिर कितना होता है, 1700 किलो कैलोरी। नेक्स्ट कितना है, 2700 किलो कैलोरी, 2700 हो गया। फिर कितना है, 3100 किलो कैलोरी, 3200 किलो कैलोरी, 4000 किलो कैलोरी, 4000 किलो कैलोरी, 2800 किलो कैलोरी। फिर कितना है भाई, 2800 किलो कैलोरी। फिर कितना है, देखो 1 वर्ष से कम, 1000 किलो कैलोरी। कितना है, 1000 किलो कैलोरी। बच्चा 1 से 5 वर्ष का है, 1350 किलो कैलोरी। कितना है, 1350 किलो कैलोरी। अगर बच्चा 5 से 13 वर्ष का है, कितना है, 5 से 13 वर्ष का है, तो उसको कितनी चाहिए, 1700 किलो कैलोरी चाहिए। बॉयस यानी लड़का 13 से 18 वर्ष तक का है, तो उसको कितनी कैलोरी चाहिए, 13 से 18 को कितनी चाहिए, 2700 किलो कैलोरी। कितनी चाहिए, 2700 किलो कैलोरी। फिर है मनुष्य या नर, यानी कि मनुष्य में फिर कितनी चाहिए, जो सामान्य कार्य करते हैं, सामान्य कार्य में, किसमें, सामान्य कार्य में। क्या है, सामान्य कार्य में किसमें होता है, सामान्य कार्य में। किसमें है भाई, सामान्य कार्य में मनुष्य को कितनी चाहिए, सामान्य कार्य में 3100 किलो कैलोरी। कितनी चाहिए, सामान्य कार्य में 3100 किलो कैलोरी। ये गलत हो गया यहाँ पे, क्यों हो गया, ये तो करना था हमें गर्ल्स में। क्या करना था, गर्ल्स में। देखो इधर, गर्ल,
गर्ल्स में तो कितनी होनी चाहिए? 13 से 18 वर्ष में। और एक क्या है भाई? बॉयस। ये भी कितना है? 13 से 18 वर्ष। देखो अब इधर इसमें क्या होगा? ध्यान से देखना, गलती मत करना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत बार। गर्ल्स में तो कितनी होती है? 2700 किलो कैलोरी। कितनी होती है? 2700 किलो कैलोरी। और जो बॉयस होता है उसमें कितनी होती है? 3100 किलो कैलोरी। कितनी होती है? 3100 किलो कैलोरी। फिर है सामान्य मनुष्य में, किसमें? सामान्य मनुष्य में कितना होता है? 3200 किलो कैलोरी। कितना चाहिए उसको? 3200 किलो कैलोरी। और कठिन कार्य अगर मनुष्य कर रहा है तो फिर कितनी चाहिए? 4000। कितनी चाहिए? 4000 किलो कैलोरी। फिर कितना है? 2800 किलो कैलोरी। 2800 किलो कैलोरी। फिर कितना है? 4000 किलो कैलोरी। और उससे नेक्स्ट है 5000 किलो कैलोरी। 5000 किलो कैलोरी। तो इसमें भी कितना है? 5000 किलो कैलोरी। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछता है कि गर्भवती महिला को कितना किलो कैलोरी आवश्यक है? 5000 किलो कैलोरी। कितना? 4500 से 4.5 से 5000 कितना होता है? 4.5 से 5000 किलो कैलोरी किसको आवश्यक है? ऊर्जा की आवश्यकता गर्भवती महिला को। फिर है स्तनपान यानी कि जो बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ होती है उसको कितनी कैलोरी आवश्यकता होती है? 4.5 से 5000 किलो कैलोरी भी उसको क्या होती है? आवश्यक होती है। फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि कठिन कार्य करने पर मनुष्य को कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए? 4000। कितनी चाहिए? 4000। दो आंकड़े ये याद रखेंगे। कठिन कार्य करने पर महिला को भी कितनी चाहिए? 4000। और कठिन कार्य नर को करने पर भी क्या चाहिए? 4000। सामान्य महिला को कितनी ऊर्जा चाहिए? 2800 से 3000। कितनी होती है? 2800 से 3000 किलो कैलोरी होती है। यानी कि इसकी रेंज में मिलेगा आपको, 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन रेंज में मिलेगा। तो ये क्या हो गया भाई? ऊर्जा की आवश्यकता के आधार पर हमने इसको देखा। फिर देखो क्या होता है कि ऊर्जा प्रदान करने वाले तो हम बता चुके हैं पीछे कि कार्बोहाइड्रेट होता है ऊर्जा प्रदान करने वाला, और वसा होता है। शरीर की वृद्धि करने में कौन सहायक है? प्रोटीन। सुनते रहेंगे, 2 4 5 क्वेश्चनों को मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे कि जो ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा होती है। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करते हैं? ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करते हैं। फिर शारीरिक वृद्धि यानी शरीर की जो वृद्धि होती है, सुडौल होता है शरीर, वो किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से। किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से। एक होता है उपापचय क्रियाओं का नियमन कौन कौन करते हैं? तो ये विटामिन, खनिज लवण और रेशे जो होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? उपापचय क्रियाओं का क्या करते हैं? नियमन यानी कि नियंत्रण करते हैं। फिर है कि जो इसका जो काम होता है किसका? जैसे वंशागति में जो भाग लेते हैं, यानी कि वंशागति यानी कि बच्चे के जो गुण होते हैं, अपने माता पिता के गुण बच्चे में किस वजह से जाते हैं? डीएनए की वजह से। किसकी वजह से? डीएनए की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि वंशागति में जो भाग लेते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों क्या करते हैं? भाग लेते हैं। फिर है जो नेक्स्ट है वो क्या होता है कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, जबकि आरएनए का नाम क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए में कौन सी प्रोटीन होती है? पेंटोज शर्करा। सॉरी, प्रोटीन नहीं, शर्करा। पेंटोज शर्करा किस में होती है? डीएनए में होती है। पेंटोज शर्करा डीएनए में पाई जाती है। फिर देखो कि जो रेशे होते हैं, उन रेशों के बारे में हम चर्चा करें तो देखो किस जीव की आंखें जगह कान क्या करते हैं? रास्ता गमन करते हैं। देखो क्या होता है कि कौन सा जीव है जिसकी आंखें जो होती हैं उनको रास्ता प्रदान करने का कार्य करती हैं? देखो क्या होगा? रेशे क्या होते हैं? इधर देखेंगे, फाइबर, यानी कि जो रेशे हैं, फाइबर हैं, उनके बारे में देखो क्या होते हैं? हरी सब्जियों, केला, अनाज, दलिया आदि से मिलता है। हरी सब्जियों से, हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में, फलों में, फलों से प्राप्त होता है। दलिया हो गया, इनसे क्या होता है? हरी सब्जियां फलों से प्राप्त होता है। रेशे भोजन को क्या करते हैं? पाचन में सहायक होते हैं। रेशे भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। रेशे क्या होते हैं? भोजन के पाचन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। जैसे हम गाजर मूली खाते हैं तो उसमें देखो तर्को रूपी जो होते हैं, जैसे यानी कि धागे नुमा, उनमें जो संरचना होती है वो क्या होती है? रेशे होते हैं। वो क्या करते हैं? हमारे शरीर में पाचन को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? पाचन को बढ़ाते हैं। फिर क्या होता है भाई? रेशे में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। रेशे क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं।
कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, यानी कि जो मोटा व्यक्ति होता है उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। फिर है पथरी का निर्माण नहीं होता है, किसका, पथरी का निर्माण नहीं होता है। रेशेदार भोजन करने से पथरी का निर्माण नहीं होता है, पथरी का निर्माण नहीं होता है, किससे, रेशेदार भोजन करने से पथरी का निर्माण नहीं होता है। फिर देखो कि एक ऐसा जीव होता है, ये तो हो गया किसका काम, रेशों का। अब क्या होता है कि ऐसे जीव होते हैं जो कानों की बजाय, सॉरी, आँखें नहीं होती लेकिन कानों की वजह से वो क्या कर लेते हैं, गमन करते हैं। कौन होते हैं, चमगादड़ होता है। कौन होता है, चमगादड़। क्वेश्चन आता है कि किस जीव की आँखों की जगह कान रास्ता गमन करते हैं, रास्ता प्रदान करते हैं, यानी वह कौन सा जीव है जिसमें, वह कौन सा जीव है जिसमें आँखों की जगह कान उनको रास्ता प्रदान करवाते हैं। कौन होते हैं, चमगादड़। कौन होते हैं, चमगादड़। एक होता है ट्रेकोमा, ये क्या होता है, राही विषाणु से फैलता है। ट्रेकोमा किससे फैलता है भाई, राही विषाणु नाम का एक वायरस होता है, उससे क्या होता है, ट्रेकोमा फैलता है। और ये आँख की बीमारी है। ट्रेकोमा किसकी बीमारी है, आँख की बीमारी है। एक होता है सबलकाई, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा। क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा। ये भी नेत्र व लेंस की रेटिना के मध्य पाया जाता है। रेटिना व लेंस के मध्य कौन पाया जाता है, ग्लूकोमा। क्या होता है, ग्लूकोमा, यानी कि ग्लूकोमा क्या होता है, उसका नाम है सबलकाय। क्या है, सबलकाय। फिर देखो जो आगे पढ़ेंगे हम, बढ़ जाता होता है कलर ब्लाइंडनेस होता है, और इस रोगों में हम उनको अच्छे से क्या करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे। अब जो है एक होता है सोडियम और पोटेशियम। क्या होता है, यहीं पे देख लेते हैं सोडियम और पोटेशियम का कार्य क्या होता है। देखो सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, Na और K। सोडियम और पोटेशियम का कार्य क्या है भाई, देखो आवेग संचरण में सहायक होते हैं। आवेग संचरण में सहायक, आवेग संचरण में सहायक होते हैं, यानी कि जो हमारे कोशिकाओं के माध्यम से, तंत्रिकाओं के माध्यम से जो आवेग मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, वो सोडियम और पोटेशियम की वजह से क्या करते हैं, संचरण करते हैं। क्या करते हैं, संचरण करते हैं। इनकी पेशियों में संकुचन, सहायक हुए, पेशियों में संकुचन, किसमें, पेशियों में संकुचन लाते हैं। किसमें लाते हैं, पेशियों में संकुचन लाते हैं। फिर अकेला अगर सोडियम की बात करें, अकेला सोडियम तो क्या करता है, ब्लड की शुद्धता का नियंत्रण करता है। किसकी, ब्लड की शुद्धता का नियंत्रण करता है, यानी कि इसका क्या करता है, प्योरिफिकेशन को शुद्ध करता है। कौन, सोडियम जो होता है ब्लड की शुद्धता का नियंत्रण करता है, कितना शुद्ध करना है, कितना अशुद्ध इसको रखना है, ये कौन निर्धारित करता है, सोडियम। कौन करता है, सोडियम। अब कैल्शियम और फास्फोरस देखो, कैल्शियम और जो फास्फोरस होते हैं क्या होते हैं, दांत और हड्डियों के निर्माण में सहायक होते हैं। पीछे लग चुके हैं, दांत और हड्डियों के निर्माण में, किसमें, दांत व हड्डियों के निर्माण में सहायक होते हैं। पीछे इसकी चर्चा कर चुके हैं। कैल्शियम और फास्फोरस दांतों की हड्डियों के निर्माण में सहायक होते हैं। फिर क्या है भाई, क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन किस में काम आता है, देखो अम्ल क्षार को नियंत्रण करता है, अम्ल व क्षार को नियंत्रण करता है क्लोरीन। अम्ल क्षार को नियंत्रण करता है। कौन करता है, क्लोरीन क्या करता है, अम्ल व क्षार को शरीर के अंदर क्या करता है, नियंत्रण करता है। फिर है मैग्नीशियम। कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है भाई, मैग्नीशियम है तंत्रिका की क्रियाओं का, कार्यों का नियंत्रण, तंत्रिका क्रियाओं का, तंत्रिका क्रियाओं का, तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण। किसका, तंत्रिका क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन करता है, मैग्नीशियम। फिर कौन है, कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट। पीछे पढ़ चुके हैं, विटामिन B12 में पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। कौन पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। फिर है कौन है, जैसे दांतों की चमक किसके कारण आती है, फ्लोरीन की वजह से। किसकी वजह से, दांतों में चमक। प्रश्न पूछ सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, दांतों में चमक। दांतों में चमक किसकी वजह से आती है, फ्लोरीन की वजह से। किसकी वजह से आती है, फ्लोरीन की वजह से। एक होता है जिंक। क्या है, जिंक। दिख जाए तो देख लेना, जिंक क्या है, जिंक। जिंक क्या करता है, रक्त निर्माण में सहायक है, जनन क्षमता के लिए आवश्यक है। रक्त निर्माण में सहायक, रक्त निर्माण में सहायक, जनन क्षमता में या जनन क्षमता में सहायक।
ये क्या हो गया भाई, आपका चैप्टर होता है कौन सा, न्यूट्रिशन का चैप्टर क्या होता है, पूरा होता है। तो देखो मैंने आपको न्यूट्रिशन के अंदर कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो छोड़ी हो, तो ये आपको अच्छे से इसको क्या करना है, पढ़ना है, अच्छे से इसका रिवीजन करना है। न्यूट्रिशन से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर परीक्षाओं में मिलने को दिखते हैं, यानी कि एक तो क्वेश्चन विटामिन से पक्का पक्का मिलता है। फिर क्या होता है कि जो हमें इसके बारे में पढ़े हैं, ये जो हैं ये पॉइंट हैं, ये की पॉइंट्स हैं, इनसे भी लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे ऐसे देता था कि ब्लड की शुद्धता का नियंत्रण कौन करता है, सोडियम। कौन करता है, सोडियम। फिर दे देगा दांत व हड्डियों का निर्माण किससे होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, किससे होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से। गलत मत कर देना, सोडियम पोटेशियम से नहीं होगा, किससे होगा, कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। फिर मैंने आपको बताया कि शमशान घाट में जो अंगारों में से जो चमक पैदा होती है वो फास्फोरस की वजह से होती है, क्योंकि हड्डियों में क्या होता है, फास्फोरस, उसकी वजह से उसमें क्या होती है, चमक होती है। अगर आप स्वयं इसको जलाएंगे तो ये सफ़ेद लोह के साथ जलता है और इसमें चमक पैदा होती है। फिर है क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है, अम्ल और क्षार को नियंत्रण करता है। बॉडी के अंदर जो हमारे शरीर में जो मात्रा है अम्ल और क्षार, यानी कि जो एसिड और जो बेस है, इसकी मात्रा को क्या करता है, नियंत्रण करता है। फिर मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम करता क्या है कि जो तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण, यानी कि जो तंत्रिकाओं में जो क्रियाएं होती हैं उनका जो नियंत्रण करना होता है, उसको किसको करना होता है, क्लोरीन को। किसको करना होता है, क्लोरीन को। फिर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कार्य होता है कि तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण करना। सॉरी, ये किसका था, अम्ल और क्षार का। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 में कौन सा पाया जाता है, ये बहुत बार पूछता है। कोबाल्ट B12, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। फिर है कि जिसमें B12 की कमी से कौन सा रोग था, पर्नीशियस एनीमिया। कौन सा था, पर्नीशियस एनीमिया, ध्यान रखेंगे। मेगा पर्नीशिया किस में था, एनीमिया किस में था, यानी कि वो B9 में था, और पर्नीशियस जो था, अति कमी, B12, वो कोबाल्ट में था। तो देखो फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या करता है, दांतों में चमक, जो दांतों की जो चमक होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्लोरीन की वजह से होती है। रक्त के निर्माण में कौन सहायक है, जिंक। और जनन क्षमता में भी कौन सहायक है, जिंक। तो ये आपका क्या होता है, चैप्टर पूरा होता है। तो सभी दोस्तों को यही आग्रह है कि अपने सभी दोस्तों को बोलें और अपने जो भी जानकार हैं उनको सभी को सूचित करें। आपको रेगुलर और अच्छी क्लासें प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर क्लासों में कोई कमी रही हो तो आप कमेंट सेशन में बताएं, उनको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं अभी इस फील्ड का राजा तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं तो अभी अभी इसमें उतरा हूँ। तो आपको मैं जितना अच्छा हो सके उतना देने की कोशिश फुल करता हूँ। तो दोस्तों, इसको अच्छी सी क्लासों को देखें। हाँ, क्वेश्चन आप पेपर ज़रूर लगाएं। पेपर लगाने से आपको ये आकलन होगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे तभी रुके जब इन क्लासों से आपको क्या मिले, क्वेश्चन मिले। क्या मिले, क्वेश्चन मिले। थैंक यू।